तो आप सब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 100 से ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखी वो होंगे जिनको अपने काम के लिए कार या बाइक से ट्रैवल करना पड़ता है। पर यह हम सब लोगों के लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है और इससे उनका भी दाम आगे बढ़ने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और आने वाले 1-2 साल में क्या हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि हम जो पैसा यूज़ करते हैं उसकी बैकिंग गोल्ड या सिल्वर से नहीं है, तो सेंट्रल बैंक या सरकारें अपनी मर्ज़ी से कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती हैं और जब ये जीडीपी ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। इसे करेंसी डीबेसमेंट कहते हैं और यही इन्फ्लेशन का बड़ा कारण है, जिसे हम करेंसी टैक्स भी समझ सकते हैं। हमारे सामने ये आरबीआई का बैलेंस शीट चार्ट है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर प्रिंट करके मार्केट में लाया गया नया पैसा इसका बड़ा और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम देख सकते हैं कि कोविड इम्पैक्ट के बाद ये लगभग 15 से 20% बढ़ गया है। इसको इकॉनमी को डूबने से बचाने के लिए रिलीफ पैकेज, लोन मॉरेटोरियम जैसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। अब हम अमेरिका के सेंट्रल बैंक, जिसे कि फेडरल रिजर्व या शॉर्ट में फेड कहते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि फेड ने 2008 के रिसेशन के बाद इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए 6 साल में जितना पैसा प्रिंट किया है उसका लगभग 2 गुना पिछले 1 साल में ही प्रिंट कर दिया है। और इस पैसे का इस्तेमाल वहाँ की सरकार ने इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने से ज़्यादा वहाँ के लोगों को फ्री में बांटने में किया है। इसका एक छोटा पोर्शन वैक्सीन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन में गया, पर सबसे बड़ा पोर्शन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने में गया। वहाँ पे अभी ऐसा सिचुएशन है कि लोगों को जॉब करने से ज़्यादा बेरोजगारी के पैसे मिलते हैं और कंपनीज को अपनी सैलरीज बढ़ानी पड़ रही है उनको वापस काम पे लाने के लिए। उसी तरह वहाँ की गवर्नमेंट एक वैक्सीन डोज के लिए $50 से ऊपर या लगभग 5,000 रुपये खर्च कर रही है, और इंडिया में आपको पता है कि एक डोज 500 रुपये से भी कम में आती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी अगर मिला दिया जाए तो। और अब यूएस की सरकार वहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी फ्री में लॉटरी टिकट्स और कैश वाउचर दे रहे हैं। तो सिस्टम में इतना अनकंट्रोल्ड पैसा पंप करने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत सारी चीज़ों में डबल से ज़्यादा हो गया है। वहीं क्रूड ऑयल का प्राइस लो डिमांड के बावजूद बढ़ता ही जा रहा है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बबल जोन में आ चुकी है। तो इससे हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। इसका मतलब हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारा मैक्सिमम तेल बाहर से आता है। उसी तरह गोल्ड, जेम, आयरन, स्टील, फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इनका इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होने से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी। तो हम इस बार की महंगाई को इम्पोर्टेड महंगाई भी कह सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए आरबीआई सरकार क्या कर सकती है? नॉर्मल टाइम में महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, पर इस बार देश कोविड से लड़ रहा है और देश की इकोनॉमी ऑलरेडी ख़राब है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। ऊपर से कुछ इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन जैसे कि उदय कोटक ने यह सजेस्ट किया है कि देश की इकोनॉमी को पहले की तरह ट्रैक पे लाने के लिए हमारे देश को भी पैसा प्रिंट करके गरीबों में बांटना चाहिए और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन की दर क्या रहेगी? आरबीआई की लास्ट रिपोर्ट में ये 6% के आसपास दिखाई गई थी, पर याद रखें कि उनकी महंगाई नापने की कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें और सर्विसेज होती हैं जिनको वो अपनी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। अगर कुछ एस्टिमेट्स की माने तो हमारे देश में एक्चुअल महंगाई 10% के ऊपर रह सकती है अगले कुछ सालों तक। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए बाय बाय।